पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9th। व्हाट इज सेल? सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंपोज्ड होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है लिपिड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। सब जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट में, सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। कुछ सिंगल सेल से बने होते हैं जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एग्जाम्पल किसका? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसमें आता है फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। क्या हो गया? फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आ गया आप लोगों को समझ में। अब आगे देखते हैं कि इसका डिस्कवरी कौन किया था। कॉर्क, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था किसका? सेल का फर्स्ट टाइम कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है अब हम जानते हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्री के बाग से मिलता है। देखिए आप ट्री देखे होंगे, ये मान लीजिए ट्री है और ऊपर जो ब्राउन कलर का जो लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं? बार्क। और कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे आप जो एंट वन लीवेनहॉक थे वो पहली बार लाइफ सेल को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होंगे, और न्यूक्लियस का जो डिस्कवर था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी क्या होता है? शेल्डन एंड स्वान दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। रॉडरबर्ग जो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और फिर एक नया सेल बनाते हैं। जैसे ये एक सेल है और इस सेल से एक और ये सेल डिवाइड करके दो सेल में बटा, जिससे एक ये न्यू सेल बन गया। ये किसने एक्सप्लेन किया था? रॉडल्फ बर्चू ने। अब देखेंगे शेल्डन और स्वान सेल थ्योरी के बारे में। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से। अब आपको ये समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या है। जैसे ये एक सेल है, सेल से यहाँ देखिए ये सेल है, सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम देन ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और जितने सेल्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, फिर इसे नया सेल बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब सेल का ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सेल
यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखें। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, यानी कि ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, जिसके कारण इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अब देखिए, इट हैव सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसके पास सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के वॉल्यूम को बढ़ाता है। इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के वॉल्यूम को बढ़ाता है। अब इसके साइज को देखेंगे। साइज लार्ज कितना होता है, लार्ज होता है, और इसका साइज स्मॉल होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अब आपको समझ में आया माइक्रोमीटर क्या होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो समझ सकते हैं आप कि ये कितना लार्ज होता है और ये कितना स्मॉल होता है। 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक के पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमो मतलब कलर होता है, जोम मतलब थ्रेड्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए। एक से ज़्यादा इसमें डीएनए और आरएनए के थ्रेड्स होंगे, लेकिन इसमें जो डीएनए और आरएनए के थ्रेड्स होंगे वो एक ही होंगे, एक ही सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि इसमें ये यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इसका एग्जांपल है फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल्स। अब इसमें देखेंगे, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जांपल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया एंड शेप। सेल भी का भी अपना एक साइज होता है, शेप होता है। कोई इरेगुलर शेप का होता है, जैसे अमीबा को देखेंगे इरेगुलर होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। जैसे इस तरीके से होता है अमीबा, है ना। पैरामीशियम का अपना एक अलग शेप होता है इस तरीके से। इसी तरह सबका अपना अलग अलग शेप होता है। कुछ डिस्क लाइक होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होता है, कॉलमनर शेप का होता है, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इरेगुलर शेप का सेल होता है। अब देखिए, राउंड शेप का एग्जांपल कुछ देख लीजिए। जैसे आरबीसी का जो सेल होता है राउंड होता है और बाइकनकेव होता है। जो हमारे नर्व सेल है वो ब्रांच्ड होता है और थ्रेड लाइक होता है। इसको क्या बोलेंगे, थ्रेड लाइक। ये कॉलमनर है। एपिथेलियल सेल कॉलमनर होता है। ट्रैकेट्स जो होता है इलोंगेटेड होता है। अब देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों क्या है, सेम ही चीज है, तो नाम से आप लोग कंफ्यूज ना करें। अब देखेंगे ये होता इसके बारे में। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये क्या है, सेल है, और इसके ये है सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो
इसको जो चाहिए, जैसे प्लाज्मा सेल में क्या होंगे, राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसको जो चाहिए होता है वो क्या करता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने देता है, और इसको जो नहीं चाहिए होता है उसको रोक देता है, सेपरेट करता है। अब देखिए उसके बाद सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। Allows the entry and exit of material in and out of the cell. क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, allows the entry and exit of material in and out of the cell. Selectively permeable membrane क्या होता है, क्या करता है, सेल में क्या आना है और क्या नहीं आना है उसको रोकता है। It also prevents the movement of some other materials and therefore called selectively permeable membrane. ये क्या करता है, जो भी सेल में अदर मटेरियल एंट्री कर रहा है, जो इसको नहीं चाहिए होता है उसको क्या करता है, ये रोक देता है। बस इसका सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का यही काम है कि सेल को जो चाहिए उसी को अंदर आने देता है, सेल को जो नहीं चाहिए उसको रोक देता है। डिफ्यूजन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। कुछ टर्म्स है जिसको हमको जानना जरूरी है, आगे हम जानेंगे ये टर्म्स क्यों जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। जैसे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, किस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग समझेंगे। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैसेस मॉलिक्यूल का जब जाएगा तो उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल सबसे अधिक है और यहाँ पे कम है, तो चाहेगा स्टेबल होना, और ऑब्वियसली अगर जाने का अगर रास्ता है तो क्यों नहीं चाहेगा कि हम जहाँ खाली जगह है वहाँ आराम से चले जाए। तो हायर कंसंट्रेशन से गैसेस मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहेगा, लोअर कंसंट्रेशन क्यों जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी कम है। जब हायर कंसंट्रेशन से गैसेस मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, अब डिफ्यूजन देखेंगे हम, अब देखेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, अब ऑस्मोसिस में वाटर में सॉलिड मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो गया। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन किसका होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का, थ्रू, बट यहाँ पे वाटर का हायर कंसंट्रेशन है, जिस कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, मूवमेंट कहाँ से करेगा, हायर वाटर कंसंट्रेशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं था, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन में सॉलिड मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करेगा। देखिए यहाँ पे इसको, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल। ये हायर वाटर कंसंट्रेशन है, इधर हायर वाटर कंसंट्रेशन, ये लोअर वाटर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ से कोई सॉलिड मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, जिधर कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे मूवमेंट करना। अब सारे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं कर सकते इधर से, वही जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये इसके लिए सही है, वो वही मॉलिक्यूल इधर आएंगे। तो समझ में आ गया होगा ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर का सॉलिड मॉलिक्यूल्स है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आते हैं तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। याद रखिएगा डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं,
लेकिन वाटर में क्या होता है, सॉरी ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब हम लोग क्या देख चुके हैं, डिफ्यूजन देख चुके हैं, ऑस्मोसिस देख चुके हैं। अब क्या करना है, डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल में CO2 और वाटर मूव कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं। एज द फंक्शन द concentrations of the CO2 in the cell increases, whereas the concentration of CO2 in external environment is low. CO2 moves out of the cell from a higher concentration to a lower concentration. देखिए आपको मैं बताती हूँ कि कैसे वाटर एंड CO2 मूव करते हैं सेल में। जब सेल का फंक्शनिंग होता है तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब सेल का फंक्शनिंग होगा तो CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ेगा किसमें, फंक्शनिंग हुआ सेल का, CO2 का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ेगा और इन्वायरमेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम रहेगा। तो CO2 कहाँ से, सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ देखिए ये सेल है और यहाँ पे इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का इसमें जब फंक्शनिंग होगा CO2 का तो इसका कंसंट्रेशन, सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और इन्वायरमेंट का कम होगा। तो आपको पहले से पता है कि कोई भी मूवमेंट जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। जब सेल का फंक्शनिंग हो तो CO2 का कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज करेगा, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट के कंसंट्रेशन में जाना करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन लो है। CO2 moves out of the cell from a higher concentration to lower concentration. अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जानते हैं हम लोग पहले से, ऑस्मोसिस के बारे में भी पहले से जानते हैं, लेकिन आपके NCERT में दिया हुआ। और हाँ, सारे मैं वही पढ़ा रही हूँ जो आपके NCERT में है। मैं अगर कुछ भी नहीं ऐसा पढ़ा रही हूँ जो NCERT में दिया हुआ नहीं है, आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जा रहा है। तो डिफ्यूजन के बारे में देखेंगे। डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है ओनली इन लिक्विड मीडियम, हमेशा ये लिक्विड मीडियम में होगा। ये सॉलिड में भी हो सकता है, ये लिक्विड में भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। ये जितने, मान लीजिए कि वाटर में जितने मॉलिक्यूल्स, ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें सॉल्वेंट है, ये जितने घुल चुके हैं वही मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा। लेकिन इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। लिक्विड भी जा सकता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑस्मोसिस में होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये लिक्विड मीडियम में काम करता है। ये जिसके कारण लिक्विड में जो चीज़ घुल जाता है वही चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, बाकी जाएगा नहीं। इसलिए सेमी परमेबल वहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, इसलिए नहीं जाएगा। फिर देखिए, मान लीजिए डिफ्यूजन में इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स वाटर ज़्यादा है और मान लीजिए गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, दोनों इधर जाएंगे, वाटर भी जाएगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स भी जाएगा, तो वे दोनों इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। अब इक्विलिब्रियम करेंगे मतलब दोनों में, मान लीजिए इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इधर से इधर जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। लेकिन इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं होती है,
ये इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसी को जाने देगा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, जो सॉल्वेंट नहीं है उसको नहीं जाने देता है, जिसके कारण यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? जब आपको समझ में आ गया हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ जाता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब समझ में आ गया है, तो आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। What is hypotonic solution? Hypotonic solution is a solution surrounding the cell which has higher water concentration than that in the cell. Hypotonic solution उसको बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन कम होगा, सेल का कंसंट्रेशन कम होगा, और वाटर का जो मीडियम है उसका कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा होगा, हायर कंसंट्रेशन। जब वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा, जिसको हम टर्जिड बोलते हैं। जब सेल स्वेल अप करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टर्जिड। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल व्हिच हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट इन द सेल। सेल से जब मीडियम का वाटर का जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा होगा सेल से, तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ देखिए, ये वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल का कंसंट्रेशन कम है, तो कहाँ से जाएगा, जो भी सॉल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, और सेल क्या होगा, स्वेल अप कर जाएगा, तो उसको हम लोग टर्जिड बोलेंगे। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देख लीजिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखे थे, यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। When the medium surrounding a cell has lower concentration, सेल के पास लोअर कंसंट्रेशन होगा ऑफ वाटर से, देन दैट इन द सेल इट इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हम आसान भाषा में आपको ये समझाते हैं, उसमें क्या था, सेल टर्जिड हो गया था, फूल गया था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसमें क्या करेगा, सेल से वाटर निकलेगा, वहाँ मीडियम से वाटर आ रहा था, यहाँ क्या होगा, ये मान लीजिए सेल है, और यहाँ सेल से वाटर मीडियम में आएगा, सेल से वाटर मीडियम में आएगा, और तो जब सेल से जब वाटर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जब सेल से वाटर मीडियम में आएगा तो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बस water across the membrane in the both direction, but this water leaves the cell that enter it before, therefore the cell will be shrink। सेल क्या हो जाएगा, जब वाटर बाहर निकलेगा, सेल से जब वाटर बाहर निकलेगा तो सेल क्या होगा, अपने आप श्रिंक कर जाएगा, उसको हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, अभी हम आपको हाइपोटोनिक में बताया, जब सेल श्रिंक कर जाता है उस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ। प्लाज्मोलाइसिस इज द फेनोमेनन बाय व्हिच प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर लूज करता है तब उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। सेल क्या कर जाएगा, यहाँ पे श्रिंक कर देगा। क्यों श्रिंक करेगा, क्योंकि यहाँ वाटर क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकलेगा। और ऑस्मोसिस आपको पढ़ाया जा चुका है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस कोई भी लिक्विड, ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब
जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जब ट्रांसफर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। आप देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हम लोग 2 सॉल्यूशन देख चुके हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, when water flows into the cell and out of the cell and are in equilibrium। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था वाटर, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से वाटर सेल से भी बाहर जाएगा और बाहर से भी वाटर अंदर आएगा, और ये क्या करेगा, जब बाहर जाएगा अंदर आएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, वाटर बाहर से अंदर की ओर जाएगा और अंदर से बाहर की ओर निकलेगा।